ओशो जेल में सो न सकें, इसके लिए पास के 2 टेलीविज़न चालू करके छोड़ दिए जाते। ओशो शुद्ध शाकाहारी थे, इसके बावजूद उन्हें भोजन में मांसाहार परोसा जाता। ओशो का जेल में एक इंटरव्यू भी लिया गया जिसमें उन्होंने अपने उसी बेखौफ अंदाज में अमेरिका की जेल से ही कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से अमेरिकी सरकार तनाव में आ गई। ओशो, जो उस समय भगवान रजनीश नाम से जाने जाते थे, उन्हें नॉर्थ कैरोलिना में एक निजी हवाई जहाज से गिरफ्तार किया गया। I am going to fight for American Constitution against American politicians. न वारंट न ही कोई न्यायालय का आदेश, बस गिरफ्तार कर लिया गया। कारण बताया गया कि उन्होंने वीज़ा नियमों का उल्लंघन किया है। लेकिन वास्तविकता में ओशो की तेजी से बढ़ती ख्याति अमेरिकी राजनेताओं के लिए गले की फांस बन गई थी, जिसे किसी भी तरह से निकालना आवश्यक हो गया था। यहीं से शुरू हुआ ओशो का 12 दिन का वह सफ़र, जिसने उनके जीवन में सब कुछ बदल कर रख दिया। ओशो को 12 दिन तक 6 अलग अलग जेलों में रखा गया, जहां उन्हें कई तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर करने के प्रयास किए गए। जेल प्रशासन को पता था कि ओशो को सिगरेट के धुएं से एलर्जी है, इसके बावजूद उन्हें हर जेल में चेन स्मोकर्स के बीच रखा गया। उनके आसपास का माहौल हमेशा धुएं से भरा रहता, जिसके चलते उनकी आंखों से आंसू बहने लगते, गला सूख जाता, स्थिति ऐसी हो जाती कि सांस लेना भी कठिन हो जाता। ओशो जेल में सो न सकें, इसके लिए पास के 2 टेलीविज़न चालू करके छोड़ दिए जाते। ओशो बताते हैं कि जेल प्रशासन को उनकी हर बीमारी की जानकारी थी, इसके बावजूद उन्होंने हर स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश की। जिस भी जेल में ओशो जाते, वहां तमाम तरह की मीडिया इकट्ठा हो जाती। इस वजह से जेल प्रशासन ओशो का सीधे कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, इसलिए उन्होंने तमाम प्रकार की साजिशें रचना शुरू कर दी। ओशो शुद्ध शाकाहारी थे, इसके बावजूद उन्हें भोजन में मांसाहार परोसा जाता, जिसे ओशो छूते भी नहीं, जबकि बाकी कैदियों को दूध और फल भी दिए जाते। ओशो को जेल में कई कैदी ऐसे भी मिल जाते जो उन्हें पहचानते थे। वे ओशो की हालत देखकर कहते कि आपके साथ बहुत अत्याचार किया जा रहा है, आप हमारे हिस्से के फल और दूध ले सकते हैं। ओशो कैदियों का प्रेम भाव देखकर मुस्कुराते और जीवित रहने के लिए उन्हीं के हिस्से में से थोड़ा बहुत भोजन ले लेते। ओशो बताते हैं कि एक जेल में तो उन्हें आधी रात को एक ऐसे कैदी के साथ रख दिया गया जो कि किसी संक्रामक बीमारी से मर रहा था। हालत ऐसी थी कि वह बोल भी नहीं पा रहा था। जेल में डॉक्टर, जेलर और मार्शल सब मौजूद थे, लेकिन किसी ने इसका विरोध तक नहीं किया। जब उस कैदी ने ओशो को देखा तो उसके चेहरे पर थोड़ी देर के लिए रौनक आ गई और फिर मुरझा गया। उसने एक कागज़ में कुछ लिखकर ओशो को दिया। ओशो ने कागज़ पढ़ा, जिसमें लिखा था, मैंने आपको टीवी पर देखा है, मुझे पता है ये लोग आपको मारना चाहते हैं, इसलिए आपको इस कोठरी में डाला गया है। मुझसे दूर रहिए और कुछ भी स्पर्श मत कीजिए, बस दरवाजे के पास खड़े रहिए और दरवाज़ा खटखटाते रहिए, तब तक खटखटाते रहिए जब तक कि कोई आपको दूसरी कोठरी में न ले जाए। मैं मर रहा हूँ और नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाएं। ओशो ने ऐसा ही किया। कुछ देर बाद वहाँ एक डॉक्टर और जेलर आ गए। ओशो ने डॉक्टर से कहा, तुम भूल गए हो कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है। एक डॉक्टर बनने से पहले शपथ लेता है कि उसका परम कर्तव्य किसी का जीवन बचाना है, इस तरह उसे मारना नहीं। अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम्हें क्या लगता है तुम कभी सुकून से सो सकोगे? ये सुनकर डॉक्टर स्तब्ध रह गया। उसने कहा, मुझे माफ़ कीजिए, मैं बेबस था, हमने वही किया जैसा ऊपर से आदेश था। इसके बाद जोखिम लेकर डॉक्टर ने ओशो को एक अन्य कोठरी में शिफ्ट कर दिया। ओशो बताते हैं कि एक अन्य जेल में उन पर दबाव डाला गया कि वे एक नए नाम को अपनाकर जेल में उसी नाम से रहें और उसी नाम की एंट्री हर जगह कराएं। लेकिन ओशो समझ चुके थे कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो प्रशासन का काम आसान हो जाएगा और उन्हें एक गुमनाम मौत दे दी जाएगी। ओशो ने इस सब के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया।
अब धीरे धीरे ओशो की तबीयत बिगड़ने लगी थी। ऐसे में जेल प्रशासन ने उन्हें कुछ गोलियां लेने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। जब ओशो ने गोलियां लेने से मना कर दिया तो कहा गया, अगर आप गोलियां नहीं लेंगे तो आपको इंजेक्शन लगाना होगा। ओशो को यकीन था कि ये दवाइयाँ और इंजेक्शन उनकी हालत सुधारने के लिए नहीं बल्कि और ख़राब करने के लिए हैं। इसलिए ओशो अब टैबलेट्स तो ले लेते लेकिन उन्हें कूड़ेदान में फेंक देते। ओशो अपनी ओर से हर वो प्रयास कर रहे थे जिससे वे स्वयं के शरीर को सुरक्षित रख सकें। एक जेल में जब जेलर ओशो के पास आया तो ओशो ने इस परिस्थिति में भी उसके सामने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे शरीर को कैद कर सकते हो लेकिन मुझे नहीं। मैं जहाँ हूँ वहाँ तक तुम पहुँच भी जाओ, ऐसा संभव नहीं, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए आज़ादी चाहिए, मेरी नहीं, तुम्हारी आज़ादी। यह कहकर ओशो शांति से आंखें बंद करके बैठ गए। इस सब के बीच ओशो का जेल में एक इंटरव्यू भी लिया गया जिसमें उन्होंने अपने उसी बेखौफ अंदाज में अमेरिका की जेल से ही कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से अमेरिकी सरकार तनाव में आ गई। I cannot go to jail because I have not done anything. And if I go to jail, then America becomes Soviet Union. Then it is no more a democracy. ओशो ने कहा, मैं एक फाइटर हूँ और मैं इस लड़ाई को अंत तक लड़ूंगा। यह लड़ाई सिर्फ मेरे लिए नहीं, अमेरिकी संविधान के लिए भी है और उन नेताओं के विरुद्ध है जिन्होंने लोकतंत्र का मजाक बना दिया है। मेरे पास हर वह सबूत है जिससे मैं अपने आप को निर्दोष साबित कर सकता हूँ। अगर मुझे इस सब के बाद भी जेल होती है तो इसका अर्थ होगा अमेरिका भी सोवियत संघ की तरह ही है, जहाँ लोकतंत्र सिर्फ एक दिखावा है और कुछ नहीं। 12 दिन तक ओशो को परेशान करने की हर संभव कोशिश की गई। ओशो अधिकतर समय मौन रहकर सब कुछ ऑब्जर्व करते रहे, क्योंकि उन्हें अब समझ आने लगा था यहाँ कोई ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है जो उनके शब्दों का बोझ उठा सके। यहाँ कोई ऐसा नहीं जिसके लिए सबसे महत्वपूर्ण सत्य हो। यहाँ तक कि उनके आश्रम के प्रमुख और करीबी अनुयायियों ने भी उन्हें धोखा दे दिया। उनके पीछे ऐसे षड्यंत्र रचे गए जो ओशो की मूल शिक्षाओं के विरुद्ध थे। इन करीबी अनुयायियों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए ओशो की नज़रों से बचकर ऐसे कार्य किए जो पूरी तरह से गैर कानूनी थे। ऐसे में अब ओशो का पक्ष भी कमज़ोर होने लगा था। ओशो के लिए अब यह लड़ाई खोखली बन गई थी, एक ऐसी लड़ाई जिसे या तो हारा जा सकता था या केवल लंबे समय तक लड़ा जा सकता था। दोनों ही स्थितियों में उनका अमेरिका की जेल में रहना निश्चित था। दूसरी ओर अमेरिकी सरकार को भी अब अपनी साख बचाने के लिए किसी भी तरह से ओशो से कुछ भी कबूल करवाना था जिससे वे उनकी गिरफ्तारी को उचित ठहरा सकें, क्योंकि यह मामला जितनी चर्चाएं बटोर रहा था उतनी ही अमेरिकी सरकार की बदनामी हो रही थी। इसलिए अमेरिकी सरकार ने अब कई अन्य तरीकों से ओशो पर और अधिक दबाव बनाना शुरू कर दिया। ओशो के वकीलों ने ओशो से कहा, हमें अब धमकियां मिलने लगी हैं। अगर हम इस मामले को और लंबा खींचेंगे तो यह हमारे लिए या हमारे परिवार के लिए खतरनाक हो सकता है। ओशो से कहा गया, अगर आप बस 2 मामूली अपराध स्वीकार कर लें तो आपको यहाँ से जाने दिया जाएगा और मामला यहीं समाप्त हो जाएगा। ओशो के वकीलों ने भी इस बीच के मार्ग को अधिक उचित बताया, क्योंकि इससे वे एक लंबे ट्रायल से बच सकते थे। ट्रायल के दौरान फिर से उन्हें जेल में रहकर वही सब झेलना पड़ता। इसलिए अब यही एक रास्ता शेष था जिसकी सहायता से ओशो वहां से जीवित निकल सकते थे। अंततः ओशो को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उन पर $5 लाख का जुर्माना और 10 वर्षों तक के लिए अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया। ओशो से कहा गया कि वे तुरंत अमेरिका छोड़ दें। कोर्ट से बाहर निकलते ही ओशो को एयरपोर्ट ले जाया गया और भारत भेज दिया गया। इस सब के बाद ओशो ने भारत आकर पुनः पुणे आश्रम से अपने प्रवचन देना प्रारंभ कर दिया। अपने प्रवचनों में ओशो कई बार अपने जेल के दिनों को याद करते हुए कहते हैं, इन 12 दिनों में मुझे अमेरिका के बारे में बहुत कुछ पता चला। अमेरिका का लोकतंत्र केवल एक दिखावा है जो अंदर से खोखला हो चुका है। यह अमेरिकी सरकार केवल दुनिया को ही नहीं, अपने लोगों को भी धोखा दे रही है।
मैं अमेरिका की कई बड़ी जेलों में रहा। वहाँ जितने भी कैदी थे सभी के सभी काले थे, गोरा एक भी नहीं था। मैं पूछता हूँ, क्या केवल अश्वेत ही अपराध करते हैं? गोरे क्या बिल्कुल पवित्र हो गए हैं? जेल के कैदी मुझे अधिक मानवीय लगे। वे मुझसे बहुत प्रेम से पेश आए। जब मैं अधिकारियों से साबुन, कंघी, टूथब्रश आदि मांगता तो वे टाल जाते। वहीं कैदी मुझे तुरंत दे देते। वे कहते, पता नहीं आपके साथ ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं इन कैदियों को लेकर चिंतित हूँ कि जब मेरे साथ, जो सबकी नज़रों में था, ऐसा हो सकता है, तो इन कैदियों के साथ क्या होता होगा? क्या इनमें से किसी को कभी न्याय मिलेगा भी? जेल से निकलने के बाद धीरे धीरे ओशो की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगी। बाल झड़ने लगे, शरीर दुर्बल होता गया। जो लक्षण दिखाई दे रहे थे वे स्पष्ट रूप से किसी धीमे जहर के संकेत थे। अंततः ओशो की तमाम कोशिशों के बावजूद अमेरिकी सरकार अपने एजेंडे में सफल हो गई। जेल से रिहाई के केवल 4 वर्ष बाद ओशो का 58 वर्ष की आयु में एक रहस्यमय तरीके से निधन हो गया, जो कि अपने आप में एक गूढ़ रहस्य है, जिसके बारे में हम बात करेंगे अपनी आने वाली अगली वीडियो में। वह वीडियो आप तक पहुंचे, इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।